हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे फिर से आपके सामने एक वही श्रृंखला लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं जिसमें हम विपिन चंद्र जी द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इस किताब को चैप्टर वाइज एमसीक्यू के फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि इस बुक में एमसीक्यूज नहीं है, ये केवल एक रीडिंग के पर्पज से बनाई गई बुक है, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर के वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। लेकिन उन कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रोस्पेक्ट से होते हैं। तो स्टूडेंट्स की इस समस्या को दूर करने के लिए हमने एमसीक्यू सेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि आधुनिक भारत का इतिहास जो कि विपिन चंद्र जी द्वारा लिखा गया है, इसमें मैंने सेशन वाइज अगर देखा जाए तो लेसन 1 कंप्लीट कर लिया है। आप सब लोग जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें मालूम होगा, और जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि लेसन 1 जो है वो कंप्लीट है। इसमें रेड कलर से लिख दिया है, इसका मतलब यही है, इसमें रेड कलर से लिखा है, इसका मतलब यही है कि ये कंप्लीट हो गया है। राइट, सिंपल सी यहाँ पर ये बात है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो जो जो कंप्लीट होता जाएगा मैं उसका इस तरीके से कलर चेंज करूंगा, इससे आपको मालूम चलता रहेगा कि ये हो चुका है। यानी कि फर्स्ट इंडेक्स में ये वाला चैप्टर कंप्लीट है। इससे बनने वाले जो एमसीक्यूज है वो हमने आपको दिए हैं, आइडियाज ऑफ एमसीक्यूज भी दिए हैं कि अगर बाय द वे कुछ क्वेश्चंस हो सकता है इसमें से छूटे हो तो आप बना सकते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में उसको, या क्वेश्चंस जो है फॉर्म कैसे किए जाते हैं वो भी आपको समझ में आने लगा होगा। इसको वाइडली हमने कवर्ड किया था। आज हम लेसन 2 की तरफ चलेंगे और इसके अलावा 1 बाय 1 सारे जो सेशंस आगे आने वाले हैं अप टू डेट होगा 1 बाय 1 करते हुए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि आज जो लेसन 2 ले रहे हैं उस लेसन 2 में क्या डेप्थ इस बुक में दी गई है, यानी क्या क्या चीजें इस किताब में आपको अध्याय 2 के अंदर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो अध्याय 2 का नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन, यानी कि वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं, अगर हम मैप में देखते हैं वर्ल्ड मैप में, तो वहाँ वेस्टर्न स्टेट से कुछ कंपनियां जो हैं जिनको हम यूरोप के पोर्शन में रखते हैं, वो यूरोप से कुछ लोग भारत में व्यापार करने इन समयों में आ रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर भारत में व्यापार करने आ रहे हैं उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत के आधुनिक इतिहास का अध्ययन इस अध्याय में किया गया है। तो सबसे पहला जो भाग है वो तो यूरोप के पूर्वी व्यापार में नए दौर को लेकर के ही है। तो मतलब यूरोप जो है उसमें केवल हम ब्रिटिशर्स को ही ध्यान न रखें, बल्कि डच हैं, पुर्तगाली हैं और दूसरे फ्रांसीसी वगैरह हैं, ये सब जितनी भी कंट्रीज हैं ये सब यूरोप के कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं और ये ईस्टर्न कंट्रीज की ओर व्यापार करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो शुरुआत में आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि क्यों ये ईस्ट की ओर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप अगर समझोगे तो आगे आपको और इजी हो जाएगा चीजों को समझना। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार होगा, लेकिन आज का जो क्वेश्चन बन रहा है हमारा वो केवल यहीं से बन रहा है कि यूरोप के पूर्वी व्यापार का नया दौर किस प्रकार का है, न्यू रन इन यूरोप ईस्टर्न ट्रेड कैसा है, उसका भारत में आगमन या ईस्टर्न की ओर आगमन जो है किस प्रकार का है, इसी के ऊपर संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा ये सेशंस भी 1 बाय 1 कंप्लीट होंगे। ये सब चीजें पॉइंट 1 से रिलेटेड हैं, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हैं। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव होंगे, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार कैसे होगा, इसके ऊपर चर्चा होगी। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के समय में किस प्रकार के युद्ध हुए हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन रहेगा आगे आने वाले समय में। लॉर्ड वेलेजली के काल में अंग्रेजों का प्रसार किस प्रकार से हुआ है और वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में किस तरीके का, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में किस तरीके का प्रसार हुआ है, इसके ऊपर भी चर्चा रहेगी। तो ये सब चीजें हमारा जो है सेकंड चैप्टर में कवर्ड होगा, जिसमें से पहला भाग आज हम कर रहे हैं ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का काम, और डलहौजी के अधिग्रहण की नीति भी इसमें कवर की जा रही है। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टडी आईक्यू की टीम की तरफ से बड़ी ही मेहनत करते हुए बहुत स्टूडेंट्स का जो एग्जाम अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं जिसमें वो अपीयर होने वाले होते हैं, और बदलते हुए जो ट्रेंड्स हैं एग्जाम्स के, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन जियोग्राफी की एक बुक पब्लिश की गई है, जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान रखेगी, क्योंकि इसमें तमाम सारे अध्ययन की जो सामग्री हैं, अलग अलग बुक्स जो हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, उसका निचोड़ यहाँ पर रखा गया है। तो बहुत ही कंसाइज तरीके से है। बहुत ही कंसाइज होने का मतलब ये नहीं कि एक्सप्लेनेशन उसमें गायब है। एक्सप्लेनेशन इतना सटीक तरीके से दिया गया है कि आप इस अगर एक बुक से गो थ्रू होते हो तो एक सारे पैरामीटर्स जो हैं इंडियन ज्योग्राफी के, वो सब आप टच करते हुए चले जाते हो।
इस बुक को यदि अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट और अमेजन पर जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं, और इनकी परचेजिंग के लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से क्लिक करते हुए या आप इसे परचेज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा इस शानदार किताब के बारे में। इसके पहले एक और बुक भी इंट्रोड्यूस करी थी स्टडी IQ की तरफ से, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी की बात करी गई थी। दोनों ही किताबें सक्सेसफुल रही हैं, रिव्यूज़ जो हैं उसमें बहुत अच्छे आए हैं और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी पसंद आई, तो आप भी ज़रूर इसे ऑर्डर करिए अभी ही। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और MCQ का सेशन में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। कथन और कारण का यह प्रश्न है। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पश्चिमी यूरोप के जो देश यानी वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं और जो ट्रेडर्स हैं, ये भारत और इंडोनेशिया। देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब आप प्रश्न को पढ़ें या सॉल्व कर रहे हो तो आप उसे अंडरलाइन करते हुए, समझते हुए ही आंसर दें, क्योंकि कहीं पर भी टेक्निकली चेंजेस करके आपकी सामान्य जानकारी में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। तो इसलिए ध्यान से उस चीज को समझने के लिए आप अंडरलाइन करने का प्रयास जरूर किया करिए। तो यूरोपीय देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स के लिए, आपको मालूम ही है कि भारत में जो दक्षिण भारत का और केरल के आसपास का जो रीजन है, इसके अलावा आप जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया वाला जो आइलैंड कंट्री का जो जोन है वो सब देखेंगे। इसके अलावा जो है फारस की खाड़ी वाला जो इलाका है वो अगर देखेंगे तो ये सब स्पाइस आइलैंड्स के रूप में जाने जाते हैं, या स्पाइस लैंड के रूप में जाने जाते हैं। तो इन जगहों पर स्पाइस आइलैंड के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। यहां पर एक बात लिखा है, नए और अधिक सुरक्षित मार्ग। इसका मतलब ऐसा हुआ कि पहले भी ये मार्ग थे, लेकिन उन मार्गों को छोड़ करके दूसरे मार्गों की खोज यूरोपियन कंट्रीज के लोग करने लगे हैं, यूरोपियन ट्रेडर्स करने लगे हैं बेसिकली। तो ये कथन है। इसका क्या कारण है? कारण दिया है 1453 में उस्मानिया सल्तनत में जब एशिया माइनर को जीत लिया, उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तो बिल्कुल सही बात है, ये 1453 के आसपास की बात है, जब उस्मानिया साम्राज्य जो है, जो उस्मानिया प्रथम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था टर्की और उसके आसपास में ऑटोमन जो साम्राज्य था, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या एशियन कंट्रीज जो हैं, माफ कीजिएगा यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इनका जो कनेक्शन है, इनका जो व्यापारिक मार्ग जो है वो यहीं से होकर के गुजरता था, इसी एशिया माइनर से होकर के गुजरता था। लेकिन अब इस एशिया माइनर पर कहीं ना कहीं उस ऑटोमन जो कंट्रीज हैं उनका साम्राज्य हो गया, टर्किश साम्राज्य यहां पर स्टैब्लिश हो गया। तो यहां से अब इनको टैक्सेस ज्यादा लगने लगे, झगड़े भी आपस में बहुत ज्यादा होने लगे, और ये नहीं चाहते थे कि इनकी जो है साम्राज्य यहां पर विस्तारित हो और जो व्यापारिक मार्ग हैं उस पर तुर्कों का इस तरीके से कब्जा हो, ऐसी यूरोपियन कंट्रीज नहीं चाहते थे। तो एक जरूरत पड़ी कि अब नए व्यापारिक मार्गों की खोज करी जाए। ये रीजन रहा कि इसी खोज में आपने देखा कि कोलंबस जो है वो अमेरिका निकल गया और वास्को डी गामा ने फलतः आगे चलते हुए भारत की व्यापारिक मार्ग की समुद्री रास्ते के तौर पर एक खोज कर डाली। तो उस खोज का रीजन यही था जो यहां पर लिखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो कथन लिखा हुआ है वो तो स्टेटमेंट सही है ही है, यानी कि नए जो वेज थे या मार्ग जो थे वो खोजे तो गए ही, उसका कारण ये बिल्कुल सही है, यानी कि आर बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दैट इज मीन कि इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था, इस प्रकार से प्रश्न बना सकते थे। थोड़ा सा मैप में मैं समझा देना चाहता हूं। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, ये एशिया माइनर का रीजन है, यही है एशिया माइनर का रीजन। एशिया माइनर का आपको ये रीजन देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तुर्की जो एरिया है, टर्की वाला जो रीजन है प्रेजेंट टाइम में, उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर ओटोमन जो किंगडम्स हैं वो एस्टैब्लिश भी हुए थे। तो ये जो यूरोप का व्यापार है वो यहां से ना होकर के वो अब यहां से ऐसे पूरा घूम करके होना शुरू हुआ। तो यही ये पूछा जा रहा है कि ये जो नए व्यापारिक मार्ग खोजे गए थे, जिसमें आपने वास्को डी गामा के द्वारा देखा होगा कि उन्होंने केप ऑफ गुड होप का रास्ता खोजा था, तो उसका रीजन यही है कि यहां से जो सीधा रास्ता जा सकता था
वहाँ यूरोप से लेकर के एशिया तक, उसमें ये यहाँ पर एक हर्डल के रूप में प्रस्तुत हो चुके थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, 14वीं सदी के अंत में पुर्तगाल, 14वीं सदी के अंत में पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों द्वारा भौगोलिक खोजों का एक महान युद्ध आरंभ हुआ। यहां पर युद्ध आरंभ होने का मतलब ये नहीं है कि झगड़ा हो रहा है, युद्ध स्तर पर मतलब बहुत तेजी से काम, इस बात की शुरुआत हो गई। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एक जरूरत पड़ गई कि एक नया व्यापारिक मार्ग खोजा जाए, तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि 14वीं सदी के अंत में पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों द्वारा, पुर्तगीज और स्पेनिश जो नाविक हैं उनके द्वारा भौगोलिक खोजों का एक नया युद्ध आरंभ हुआ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन इनमें में से सही है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है 1492 में कोलंबस ने भारत की खोज का सफल प्रयास किया। तो देखिए 1492 ईयर तो सही लिखा है, लेकिन ये भारत की खोज के लिए नहीं है। ये निकले जरूर भारत की खोज के लिए थे, लेकिन मार्ग भटक जाने के कारण इन्होंने अमेरिका की खोज की। इन्होंने किसकी? अमेरिका से व्यापारिक जो मार्ग थे उसकी खोज कर दी। ठीक है, तो देखिए यहां पर अमेरिका की खोज करना या इंडिया की खोज करना जैसा कुछ नहीं है कि इस समय इंडिया था नहीं, क्या लोगों को मालूम नहीं। तो इसके जो व्यापारिक समुद्री मार्ग जो थे उनके बारे में नहीं मालूम था, तो बेसिकली अमेरिका की खोज नहीं करी है, बल्कि अमेरिका के नए समुद्री व्यापारी मार्ग की खोज करी है। तो ये पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला स्टेटमेंट तो क्या है? गलत है। दूसरा लिखा है 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा भारत का समुद्री मार्ग खोजते हुए निकला, या भारत का समुद्री मार्ग इन्होंने खोज निकाला। और आपको मालूम है कि इन्होंने ही केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप का रास्ता जो है, जिसे आप आशा अंतरीप द्वीप भी कहते हैं, आशा अंतरीप द्वीप जो है हिंदी में कहा जाता है, जो अफ्रीका वाला जो पोर्शन है आप देखते हो उसके एकदम सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये दक्षिणी हिस्से में। तो ये इलाका जो है ऐसे करते हुए ये यहां पर इंडिया की खोज यहां पर इस तरीके से उन्होंने करी है, और ये केरल की ओर यहां पर आकर स्टैब्लिश हुए थे या रुके थे। सो सिंपली हमको क्या पता चला कि इन्होंने केप ऑफ गुड होप की स्थापना, मतलब केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये भारत की ओर एक रूट को स्टैब्लिश करते हुए आगे चल रहे हैं। स्टैब्लिश क्या कर रहे हैं? मतलब जिस रास्ते से जा रहे हैं ऑलरेडी, अब वही रास्ते से वापस आएंगे और यूरोप को उस रास्ते का पता चलेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं कि यहां से वो मसाले का व्यापार करके गए थे और बहुत सारे जहाज में बहुत सारा मसाला भर करके यहां से लेकर के गए थे यूरोप में। तो इतिहासकारों का यह भी कहना है कि जब ये पुर्तगाल वापस लौटे, यानी कि जब ये यूरोप वापस लौटे, तो जो भी सामान, मतलब इतना खर्चा आया होगा, ये आप देख ही सकते हैं। अगर हम इसकी तुलना यहां से करते हैं तो आप देख सकते हो ये मार्ग काफी लंबा है, और आपको ये महसूस होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट वे की तुलना में ये जो लॉन्गेस्ट रूट अपनाया गया था, ये लॉन्गेस्ट रूट जो है वो काफी ज्यादा खर्चीला हो सकता था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जो प्रोडक्ट्स वो ये लेकर के यहां से यूरोप वापस गए थे, तो जो भी खर्चा आया था इस ट्रेवल में, उस ट्रेवल के खर्चे को हटाने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो 60 गुना कीमत पर ये वहां पर बिका। 60 गुना कीमत थी उसकी, 60 टाइम उसका जो है प्रोडक्ट कॉस्ट जो है निकल के आया यहां से, जो प्रोडक्ट यहां से वो लेकर के गए थे। यानी इतना लंबा व्यापारिक मार्ग होने के बावजूद भी उन्हें फायदा था। अतः ये एक प्रकार से क्रांति का युग शुरू हो गया कि अब ईस्ट की ओर चला जा सकता है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, और वो भी बगैर तुर्की कंट्रीज जो कम्युनिटीज थी उनकी, उनसे बगैर पंगा लिए हुए या बगैर उनसे झगड़ा किए हुए आगे बढ़ा जा सकता था। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित होने के क्या कारण थे? अब यहां पर दो कंट्रीज के बारे में पूछा जा रहा है, एक इंग्लैंड है और दूसरा फ्रांस है, और 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है। तो 17वीं सेंचुरी में या उसके मिड में लगभग आप देख सकते हैं 1650 की बात हो रही है, तो वही बात हो गई उसी के मिड की। तो 17वीं सेंचुरी के मध्य में इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित होने के क्या कारण थे? आपको मालूम है कि फ्रांस और इंग्लैंड जो हैं, सच में अगर देखा जाए तो ये वो कंट्रीज हैं जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज थी या कंट्रीज थी, यानी इनकी कंपनीज को ज्यादा फायदा हो रहा था। तो रीजन यहां पर पूछा गया है, जरा देखिए,
1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज और उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका में बेचा जाता रहा। अब ये वाला जो रीजन इसमें दिया हुआ है, ये वाला जो कारण इसमें दिया हुआ है, दिस कारण इज वेरी सिंपल एंड क्वाइट सिंपल। इस तरीके से है वो कि अगर हम यहां पर एक मैप के माध्यम से हम आपको इसको दर्शाना चाहें तो जरा देखिए, यहां पर बात करी जा रही है 1650 में अनेक वर्षों तक अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में बेचा जाता रहा। तो आप देख सकते हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं वेस्ट इंडीज कंट्रीज हैं, वेस्ट इंडीज आइलैंड कंट्री है। इसके अलावा ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। तो ये जो एक ट्रायंगुलर आपका जो व्यापार देखने को मिल रहा है ना, ये एक जो ट्रायंगुलर व्यापार ट्रेड जो देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इन जो है इंग्लैंड और फ्रांस के लोगों को हुआ, और ये फायदा दास बनाए जाने के कारण हुआ। यानी कि उस समय स्लेव्स जो है वो अफ्रीकन जो स्लेव्स थे उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इन सभी कंट्रीज में ट्रेड को करने के लिए। तो बेसिकली रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद उसको कारखाने में ले जा करके उससे प्रोडक्ट को बनाना और अमेरिकन कंट्रीज के साथ बेचना, ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने लगी थी इन कंट्रीज में, जिसमें जो यहाँ के गुलाम वगैरह हुआ करते थे, वेस्ट इंडीज वगैरह अफ्रीकन जो दास हुआ करते थे या अफ्रीकन स्लेव्स जो हुआ करते थे, उनका ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सहायता लेते थे। आप ऐसे समझिए कि ये यूरोप से अफ्रीका आते थे, यहाँ पर जो निग्रोज हैं उनसे माल जो है वो आपस में इंटरचेंज करते थे। फिर उनको जो है वो बीच में जो अटलांटिक सागर है उसको पार करके वेस्ट इंडीज लेकर के जाते थे, वहां से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ट्रेड करते थे और वहां से प्रॉफिट कमा करके लेकर के आया करते थे। तो इन सब चीजों में बीच में मेडिएटर्स का काम जो है ये अफ्रीकन जो गुलाम थे इन्हीं को माध्यम बना करके किया जाता था। और इन सब की वजह से ये जो ब्रिटिशर्स हैं और ये जो फ्रांसीसी हैं ये बहुत ज़्यादा रिच होने लगे थे। तो आगे चल करके जो आपको औद्योगिक क्रांति वगैरह दिखेगी वो सब का भी कारण यहीं से जनरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इन्हीं दासों के माध्यम से वेस्ट इंडीज, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के साथ फ्रांस एवं इंग्लैंड का व्यापार चलता रहा। तो दोनों स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही है, कि ये पहला वाला पॉइंट भी सही है और दूसरा वाला पॉइंट भी सही है। मैंने दोनों इंटरलिंक करते हुए आपको समझाने का प्रयास किया। आप इसको देखिएगा मैप के थ्रू भी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2, 1 and 2 बोथ, राइट। तो 1 and 2 बोथ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये लोकेशन मैंने यहां पर आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से ये आपका व्यापार चल रहा है। इस तरीके का जो व्यापार आपका फ्रांस और इंग्लैंड का था इनके साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुर्तगाल ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित किए? पुर्तगाल जो है वो भारत में अपने व्यापारिक केंद्र कहां एस्टैब्लिश करता है, इसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हो। ऑप्शंस है कोचीन, गोवा, दमन और दीव और उपरोक्त सभी। तो ये सभी जगहों पर इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र एस्टैब्लिश किए थे। सो द ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन, राइट। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज में इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आप इजी से इजी, मॉडरेट टू मॉडरेट एंड टफ टू टफ जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली जो है फेस कर सकें, और उसके क्वेश्चंस को देख करके, उसके फॉर्मेशन को देख करके आप घबराएं नहीं, आसानी से धैर्यपूर्वक पढ़ाई करते हुए आप उसका आंसर दे सकते हैं। और जब पढ़ाई स्टडी आईक्यू के साथ हो रही हो तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 1510 में गोवा पर अधिकार करने वाले पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 1510 की बात यहां पर लिख दी गई है और दो पुर्तगाली गवर्नर आपको एक साथ यहां पर दिख रहे हैं। इसमें से वास्को डी गामा का तो नाम बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये तो व्यापारी नहीं है, मतलब ये कोई गवर्नर नहीं है, ये एक व्यापारी है, एक सेलर है, ट्रेडर है बस। अब बात आती है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसमें से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये पहले आया था, करीब 1605 में ये भारत आया था, 1605 में। और 1610 में 1600 नहीं, माफ कीजिएगा, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो भारत आया था। और 1500
1509 में 1509 में ये अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क जो है ये पुर्तगाली गवर्नर थे जो भारत आए थे। और 1510 में यानी कि 1510 में इन्होंने ही गोवा पर क्या कर लिया था, गोवा पे फोर्टिफिकेशन जो है वो करना शुरू कर दिया था और वहां पर व्यापार करना शुरू कर दिया था। और मजे की बात तो ये है कि उस समय भारत में मुगलों का शासन था, लेकिन बावजूद इसके भी इसने साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन है उस पर पूरा कवर किया, या यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न जो आपका समुद्री इलाका है वो पूरा इलाका कवर करते हुए, दक्षिण भारत का इलाका कवर करते हुए, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाले जो आइलैंड्स वगैरह हैं इन सब पे इसने कब्जा करना शुरू कर दिया था पुर्तगालियों ने। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क भारत जो है वो 1509 में आए थे और 1510 में इन्होंने गोवा का किला जीत लिया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1510 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और इसमें लिखा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन वाली जो है उसकी बात नहीं हो रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं हो रही है। तो अंडरलाइन करने की बात है यहां पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चार्टर जो है प्रस्तुत किया गया डच पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट ने इस कंपनी को सारे विशेषाधिकार एक तरीके से दे लिए। मतलब आपको किसी भी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी करनी है, किन्हीं कंपनीज के साथ आपको कोई ट्रीटी करनी है, बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है और वॉर की कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो डू वॉर एंड डू ट्रीटीज व्हाटएवर, जिसमें आपको आसानी हो रही हो, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो, तो कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिया गया था। यह बात बिल्कुल सही है। 1602 में डच संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिए थे। तो प्रश्न जो है यही पूछना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला वाला कथन तो हमको बिल्कुल सत्य मिल गया। इसके अलावा डचों ने मलय जलडमरू मध्य, जलडमरू का मतलब होता है स्ट्रीट, जैसे पार्क स्ट्रीट है उसी तरीके से जलसंधि, इसको एक और नाम दिया जाता है जलसंधि, इसको हिंदी में जलसंधियां भी कहते हैं, तो जलसंधि है। तो जलसंधि और इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। बिल्कुल सही बात है, डचों ने जो है वो पुर्तगालियों को यहां से हरा दिया और इन इलाकों पर क्या कर लिया उन्होंने? कब्जा कर लिया। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सत्य हो गए, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब आप देख ही रहे हैं कि ब्रिटिशर्स भी लाइन में लगे हैं, पुर्तगीज भी लाइन में लगे हैं, अभी फ्रांसीसी का भी नाम आएगा, डचेस भी यहां पर आए हैं। ये सब लंबे समुद्री व्यापारिक मार्ग के थ्रू आए हैं और इनमें में से दक्षिण भारत को कैप्चर करने का इनका प्रयास सबसे पहले रहा। यहां से भी एक प्रश्न बन सकता था कि ऐसा क्यों हुआ। उसका रीजन ये है कि जो मुगल हैं, इनकी शक्ति का जो प्रभाव था, भले ही दक्षिण भारत में इन्होंने कब्जा करा हो, लेकिन इनकी शक्ति का जो प्रभाव है वो उत्तर भारत की तरफ देखने को मिलता है। उत्तर भारत की तरफ, दक्षिण भारत में इनकी शक्तिहीन है और ये व्यापारी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि दक्षिण भारत में इनकी शक्तिहीन है। इसी वजह से जब ये फाइट करते हैं, जब ये लड़ते हैं, तो आसानी से मुगलों से जीत जाते हैं, या मुगल्स जो है बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं कर पाते हैं और आसानी से वहां पर धीरे धीरे अपनी कोठियां बसाना शुरू करते हैं, फोर्टिफिकेशन करना शुरू करते हैं, ट्रेड रूल्स जो है वो इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं और ये इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है और ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसके संबंध में कौन सा असत्य है ये बताना है। देखिए ध्यान रखिए, ऐसे ही छोटा सा पॉइंट वहां पर छुपट रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो बताना ही बताना है आपको, यह बताना है कि इनमें में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, पहला देखते हैं। 1599 में इस कंपनी की स्थापना मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के कुछ व्यापारियों ने की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। 1599 में, यानी कि 16वीं शताब्दी लगभग खत्म हो रही है, तो 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से एक कंपनी बनी है और उसी को भारत में भारत ही नहीं, पूर्वी जो देश हैं वहां पर ये व्यापार करने के लिए निकल रहे हैं। उसी उद्देश्य से यहां के कुछ व्यापारियों ने इसके एस्टैब्लिशमेंट किया था।
और नाम भी देख रहे हैं मर्चेंट एडवेंचर्स लिखा हुआ है, तो एडवेंचरस तो है ही ये यात्रा वैसे भी, और मर्चेंट तो ये खुद ही थे। दूसरा, महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार इस कंपनी को दे दिया। इस कंपनी को मतलब इस मर्चेंट एडवेंचर्स को, और ये अधिकार 31 दिसंबर सन 1600 को दिया गया, और इस कंपनी का नाम जो है अब हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि यही मर्चेंट एडवेंचर्स जो हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाने गए। और महारानी ने इन्हें अधिकार दिया कि आप ही ब्रिटेन से यहां पर केवल व्यापार करने जाएंगे, दूसरे ट्रेडर्स यहां ईस्ट में व्यापार करने नहीं जाएंगे। बाकी जो भी उनकी ट्रीटी हुई कि आप उसका रेवेन्यू कितना कलेक्ट करके दोगे हमें। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर बी भी सही है। पूछा गया है कि कौन सा असत्य, यानी ए और बी तो असत्य नहीं है, सत्य है। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बंगाल में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। बंगाल नहीं जी, यहाँ पर सूरत अगर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता, यानी कि इसमें बंगाल शब्द जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो 1608 में यहाँ पर सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई है। उसके बाद आगे जो है दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे धीरे धीरे करके। आपको मालूम है कि टॉमस रो वगैरह यहाँ पर आएंगे, जहांगीर के समय में आप व्यापारिक अनुमति लेंगे धीरे धीरे करके, तो ये सब प्रोग्राम यहाँ पर चलेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहे हैं सारे? ये सब प्रश्न जो हैं जब आप बुक में पढ़ोगे ना तो आपके मन में ये छप जाएंगी, किताब भी पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। और मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि केवल यहां पे सिर्फ एमसीक्यू ही मत लगाइए। आपके पास में विपिन चंद्रा जी की किताब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, इंग्लिश में हो हिंदी में हो, सब में ये थॉट्स मिलेंगे आपको, आप वहां से पढ़िए। और अगर किसी ने अभी तक नहीं खरीदी है तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो न्यूएस्ट वर्जन है वो आप लीजिए, न्यूएस्ट एडिशन जो है। और अगर किसी के पास में ओल्ड एडिशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी अच्छे से पढ़ सकते हो, कवर्ड है सारी चीजें, सिलेबस में कवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े बहुत चेंजेस है वो मैं आपको बता ही रहा हूं लगातार। अगला प्रश्न है, डचों द्वारा भारत में खोले गए व्यापारिक केंद्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसमें भी आपको असत्य वाला ही बताना है। डचों ने भारत में व्यापारिक केंद्र खोले हैं, लेकिन उसमें से असत्य कौन सा है वो बताना है। सबसे पहले गुजरात में इन्होंने, सूरत में, भड़ौच में और अहमदाबाद में डचों ने क्या इन जगहों पर गुजरात में अपने व्यापारिक केंद्र खोले? तो बिल्कुल खोले। केरल में कोचीन में उन्होंने अपना ये एस्टैब्लिशमेंट किया, बिल्कुल सही बात है। मद्रास में, मसूलीपट्टनम में, तो मसूलीपट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मसूलीपट्टनम में उनका व्यापारिक केंद्र जरूर था, लेकिन वो मद्रास में नहीं है। मद्रास में ना होकर के ये मसूलीपट्टनम में है, तो इसका यही जो है आंसर गलत हो गया। इसका मतलब आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और बंगाल के चिंसूरा में भी इन्होंने ये स्टैब्लिश किया है, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो ये प्लेसेस हैं जो थोड़ा बहुत याद रखेंगे। हर चीज हिस्ट्री में मैंने बताया कि लॉजिकली आपको हर चीज समझनी है। इनफैक्ट इन सब चीजों का भी लॉजिक है। आप देख सकते हैं डचों ने गुजरात में, केरल में, मद्रास में, बंगाल में, नॉर्दर्न इंडिया में क्यों नहीं चले गए, इसका भी लॉजिक आप खोजिएगा और समझिएगा कि ऐसा ईस्टर्न कंट्रीज जो, वेस्टर्न कंट्रीज जो ईस्टर्न पोर्शन में आ रही हैं, वो भारत में दक्षिण भारत को ही ज्यादा प्रेफर क्यों कर रही हैं? क्या दक्षिण भारत उस समय ज्यादा रिच था? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि ईस्ट इंडियन कंपनीज के नाम से आने वाली ये वेस्टर्न कंपनीज भारत के दक्षिण भारत को ज्यादा अप्रोच कर रही हैं शुरुआत में, बजाय कि उत्तर भारत के? इसके पीछे भी कुछ रीजन रहे होंगे। तो तार्किक रूप से तो आप ये सोचिए, लेकिन कुछ चीजें आपको याद भी करनी है कि कहां कहां खोली है फैक्ट्रीज, तो आप फैक्ट्स हैं, आप इनको याद करिए, ठीक है। अगला प्रश्न, 1654 से 1667 के बीच में कई बार युद्ध देखने को मिलेगा आपको अंग्रेजों और डचों के बीच में। अस्तित्व की लड़ाई है, जो इन चीजों पर कब्जा करेगा, काबू करेगा, वो पूरे यूरोप ही नहीं पूरे विश्व की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। और आपको मालूम है कि ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है? पिछले सेशन में मैंने बोला था इसका स्टेटमेंट किसने दिया है, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजों और डच कंपनियों के बीच होने वाली लड़ाइयों का क्या परिणाम हुआ जो 1654 से लेकर के 1667 तक हुई। तो मैं आपको बता दूं, डचों, अंग्रेज ये चाहते थे कि जो ये आइलैंड है मसाले का, यानी कि स्पाइस आइलैंड जो हैं, इन स्पाइस आइलैंड्स पर भी
ब्रिटिशर्स जो है वो कब्जा करना चाहते थे, लेकिन डचेस का कब्जा इनके ऊपर काफी मजबूती में हो गया था, क्योंकि उन्होंने पहले पुर्तगालियों को हरा दिया था और अब इनके पास में कब्जा आया। तो जब इनके पास कब्जा आया तो अंग्रेजों की आंखों में ये बहुत चीजें करक रही थी, क्योंकि हाईली प्रॉफिटेबल कह सकते हैं कि ये एरियाज, ये द्वीप हुआ करते थे। इन झगड़ों में अंततः डच की जीत हुई, लेकिन अंग्रेजों और डचों के बीच में एक ट्रीटी हुई। और वो ट्रीटी किस प्रकार की हुई? अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए कि भाई ठीक है, इंडोनेशिया पे अगर तुम अपने दावे कर सकते हो, इंडोनेशिया के मसालों के जो द्वीप हैं आप उस पर दावे कर रहे हो तो करिए, लेकिन आप इंडिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डचेस जो हैं वो दूरदर्शी नहीं थे, वाइल ब्रिटिशर्स जो हैं वो थोड़ा फॉरसीनर थे, थोड़ा दूरदर्शी थे। उन्हें मालूम था कि आज भले ही हम डचों से कम प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम पूरे भारत पर राज करेंगे और उस समय ये सिर्फ इंडोनेशिया की छोटी सी कंट्री पर, छोटे से द्वीप पर ही कब्जा करके रह जाएंगे। सो ये बिल्कुल सही बात है कि अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे तो छोड़ दिए, लेकिन डचों से भी कहलवा दिया कि भारत की अंग्रेजी जो बस्तियां हैं उसे नहीं छुएंगे, उसे टच नहीं करेंगे। यानी डचों ने भी ये वादा किया कि हम ब्रिटिशर्स की जो भी कॉलोनीज इंडिया में हैं उस पर हमारा अधिकार नहीं होगा, उस पर वो व्यापार करें और इंडोनेशिया में हम व्यापार करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है और इनकी जो लड़ाई हुई उस लड़ाई का परिणाम यही हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कथन सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर दिया गया है। ठीक, आशा करते हैं आज का जो हमारा ये सेशन है ये आपको काफी पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके माइंड में ये इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं, इस बात को समझा देते हैं अच्छी तरीके से कि वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज जो इजी ट्रेड रूट्स था उसको क्यों फॉलो करते हुए भारत में नहीं आए, या ईस्टर्न रीजन्स में उन्होंने ट्रेड क्यों नहीं किया। दूसरा, नए जो व्यापारिक मार्ग थे उनकी खोज क्यों करी गई, और एकदम से जब ये नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई तो कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने न सिर्फ ईस्टर्न कंट्रीज की ओर बल्कि अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पर भी व्यापार के आधिपत्य जमाए। तो इसके क्या लॉजिक्स थे, क्या रीजंस थे, किन कंडीशंस में ये सब चीजें हुई हैं, इनके ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब हम जानेंगे कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज से ये जो आने वाले यूरोपियंस थे, इन यूरोपियंस में से भारत में ब्रिटिशर्स जो है वो कैसे एस्टैब्लिश हुए आगे, जबकि फॉर्मेशन उनका या इनिशियल स्टेज उनका जो है वो एक ट्रेडर्स के रूप में है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन बैठेंगे हमारे यहाँ। इस पर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अगले सेशन में बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपके मन में हो तो आप हमसे पूछने के लिए बिल्कुल ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस जो हैं कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने मित्रों से भी, दोस्तों से भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। और जो डेली का रूटीन हमारी पढ़ाई का है, शानदार प्रक्रिया जो हमारी चल रही है 2022 में, जो हम सहायता कर सकते हैं लक्ष्य सीरीज के माध्यम से वो कर ही रहे हैं, लेकिन 2023 को जबरदस्त तरीके से टारगेट कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपका समय शुभ होगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।